बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट फरहान फरीद। आप देख रहे हैं विनस स्पोर्ट्स। विनस स्पोर्ट्स में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और ग्रास रूट पे खेले जाने वाले खेलों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले जिक्र करेंगे फीफा वर्ल्ड कप का, जहां पर अब तकरीबन 6 टीमों की लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है जो कि क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। आज जो अर्जेंटीना का मैच खेला जाएगा उससे चौथी टीम का भी ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी 8 टीमें जो है वो इन 4 मैचों में मुकाबला करेंगी। कल खेले गए मैच में यूएसए की टीम को एक यकतरफा मुकाबले के बाद एक के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी बेल्जियम ने, और बेल्जियम की टीम ने बआसानी यह मैच जीत लिया। ऐसा लग नहीं रहा था कि यह मैच इतना आसान होगा, लेकिन बेल्जियम के स्टाइगर्स ने इस खेल को आसान बना दिया। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा स्टार लेजेंड रोनाल्डो के फैन काफी मायूस होंगे जब उनका एक स्टार खिलाड़ी, दुनिया का स्टार खिलाड़ी जो है वो ऐसे मैच में अफसुर्दा अंदाज से रुखसत हुआ ग्राउंड से, जहां पर स्पेन की टीम ने 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी। ये मैच ऐसा लग रहा था कि एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, लेकिन फिर क्या हुआ कि आखिरी टाइम पे एक छोटी सी गलती पुर्तगाल के डिफेंडरों की वो इस वर्ल्ड कप से बाहर कर गई और रोनाल्डो भी इस वर्ल्ड कप से बाहर हुए। अब अगले वर्ल्ड कप में रोनाल्डो शायद, बल्कि यकीनी तौर पर जो है वो अब वर्ल्ड कप में नजर नहीं आएंगे। अब आखिरी जो स्टार खिलाड़ी रह गया है वो है लियोनेल मेसी, और आज अपना जलवा दिखाएंगे। इन सारी बातों का जिक्र करेंगे। शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम में, और आज हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड चेकर्स एंड ड्रॉफ एसोसिएशन के रुकन भी हैं और पाकिस्तान ड्रॉफ एंड चेकर एसोसिएशन के सदर भी हैं, और कई एसोसिएशन के साथ इलाक भी है, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर ड्रॉफ की फरोग के लिए और इस खेल की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इकबाल खान सलार ज़ई साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर। आज आप प्रोग्राम में आए, बड़ी खुशी हुई। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। और एक और नेशनल हॉकी प्लेयर भी हैं, लेकिन फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल पे बड़ी गहरी नजर है और इस वर्ल्ड कप में अब तक क्या हो रहा है और किस तरह से ये वर्ल्ड कप चल रहा है और कहां जा रहा है, इन सबसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बाबर शहादत खडक साहब। कैसे हैं बाबर? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे बाबर? आज तो मतलब बिल्कुल एंड की तरफ जा रहा है वर्ल्ड कप और आपकी नजरें बड़ी गहरी हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? एकदम फिट, शुक्र अल्लाह का। आप बताएं कैसे आप? बस क्लास। बाबर बताएं, कल जो मैच खेला गया यकीनी तौर पर पुर्तगाल की टीम हारी है, लेकिन उससे ज्यादा रोनाल्डो के फैन जो है काफी मायूस हुए हैं और रोनाल्डो इस खेल में भी नजर नहीं आए, इस गेम में भी नजर नहीं आए। जिस तरह हमने पहला मैच देखा और आखिरी मैच देखा, रोनाल्डो बुझे बुझे से नजर आए, लेकिन रोनाल्डो के फैन काफी मायूस हैं और पुर्तगाल की टीम एक दफा फिर जो है वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच सकी। देखिए, हम लोग पहले भी जब प्रोग्राम में बैठे थे, जब पहला मैच हमने खेला था, उसमें भी हमने एक चीज डिस्कस की थी। मैंने कहा कि जो प्लानिंग जो है ना, कोच की प्लानिंग जो होती है, प्लेयर उसी के लिहाज से फॉलो करता है, उसी को फॉलो करता है। तो जो प्लानिंग थी ना, पहले मैच में भी वो लैग की गई और कल जो इन्होंने प्री क्वार्टर खेला उसमें भी वही सेम इश्यूज आए कि उनकी प्लानिंग उस तरीके की थी नहीं, वो अटैकिंग फुटबॉल खेले नहीं। हालांकि इनके पास बेस्ट मिडफील्ड था इस वर्ल्ड कप का। अगर इनके मिडफील्ड को देखा जाए, वो सारे ही ऐसे प्लेयर थे जो अपने अपने जो क्लब से खेल रहे थे, तो वो बेस्ट थे इस सीजन में। सब ऐसे थे कि मतलब इनविंसिबल मिडफील्ड था इनका, लेकिन उस मिडफील्ड ने चांसेस ही क्रिएट नहीं किए। मतलब आप उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि नंबर ऑफ चांसेस ज्यादा होंगे क्योंकि जिस लेवल का वो मिडफील्ड था, लेकिन आप देखिए पूरे वर्ल्ड कप में जो सबसे कम चांसेस क्रिएट किए गए वो पुर्तगाल के मिडफील्ड से ही किए गए। फिर इनके पास नुनो मेंडेस जो लेफ्ट, मतलब आप जितने भी लेफ्ट बैक देखेंगे इस वर्ल्ड कप में देखेंगे, वो बेस्ट लेफ्ट बैक था। ये भी अनफॉर्चुनेट हुआ कि उसकी इंजरी हो गई जिससे वो बाहर चला गया, लेकिन ये कि वहां से क्रॉसेज ही नहीं लगे। मुझे पहले मैच से अब तक मुझे पुर्तगाल का ये समझ में नहीं आया कि वो किस प्लान में खेलना चाह रहे थे। मुझे नहीं लग रहा था कि वो कहीं पे भी गोल करना चाह रहे थे, मतलब उनकी ऐसी कोई भी टैक्टिक नहीं थी कि वो गोल करें। और आपके पास इतना बड़ा स्टार प्लेयर जो दुनिया में माना ही इस वजह से जाता है कि उस जैसी स्ट्राइकिंग, उस जैसा गोल कोई कर ही नहीं सकता, वो नंबर 1 है इस चीज में। उसकी क्वालिटी ये है कि वो गोल करना जानता है, लेकिन उस प्लेयर को डी के अंदर बॉल नहीं मिलना। तो इससे हिसाब लगाएं कि वो कितना लैग कर रहे थे। मेरे हिसाब से पुर्तगाल के इस वर्ल्ड कप में यहां पे पहुंचना और यहां पे बाहर हो जाना प्री क्वार्टर में, उसकी पूरी जिम्मेदारी उनके कोच को जाती है। जिस तरीके से उनकी प्लानिंग थी वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी इस मैच के रिलेटेड। दूसरी तरफ अगर आप स्पेन को देखेंगे, उन्होंने पूरे तरीके से डोमिनेट किया, स्पेन ने चांस ही नहीं दिया। उनका मिडफील्ड पोजेशन देखे आप, 60 to 70% स्पेन के पास था। पुर्तगाल के पास ना पोजेशन और जो मेन क्वालिटी थी उनके काउंटर अटैक। आप देखिए कल के मैच में उनके काउंटर अटैक्स भी नहीं चले, जो मेन उनका मतलब कहेंगे कि हथियार उनका यही था अटैक करना, लेकिन वो भी उनके नहीं चले। बाकी स्पेन शायद 4 से 5 गोल मारता जिस तरीके के उनको चांसेस मिले। सब्स्टिट्यूट प्लेयर ने आके गोल मार दिया और ये 50वां गोल था सब्स्टिट्यूट प्लेयर ने, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा लैग करके जैसी 2 चेंजिंग की स्पेन की टीम ने, पुर्तगाल की टीम ने भी चेंजिंग की, लेकिन यहाँ पर भी तो इनके कोच जो है थोड़ा लैग कर गए और थोड़ी सी गलती हो गई। जैसी चेंज हुई वैसी जो है आपके थोड़े से रिलैक्स हो गए डिफेंडर और वहां पर पूरा फायदा उठाया।
देखिए एक चेंज तो इनकी मजबूरी बन गई ना। नूनो मेंडेस को चेंज, मुझे नहीं लगता कि उनका प्लान था नूनो मेंडेस को चेंज करने का एंड तक, लेकिन उनकी इंजरी की वजह से जो है उनका चेंज हो गया। अब नूनो मेंडेस से एक जो फायदा था, सिर्फ डिफेंसिवली नहीं, डिफेंसिवली तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अटैकिंग लीग भी वो जा रहा था। जबकि जब नेल्सन सेमेडो आया तो अब वो जो है वो इनका जो लेफ्ट फ्लैंक था वो रुक गया, वहां से अटैक होना बंद हो गया। तो इनको एक नुकसान हुआ। दूसरी तरफ जिस तरीके का वो फेरन टोरेस ने वो पास चलाया, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वहां पे चलेगा, और जो वो फिनिश, जिस तरीके का बेहतरीन फिनिश 90 मिनट्स, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। हम सब ये सोच रहे थे कि ये जो है एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, लेकिन 90 मिनट्स कंप्लीट फुटबॉल, और स्पेन डोमिनेट किया पूरा मैच हर लिहाज से, अटैकिंगली, डिफेंसिवली, एंड जिस तरीके के सेट पीसेस उन्होंने बनाए तो रोनाल्डो की 10 on 10। फिटनेस के बारे में देखें, रोनाल्डो बिल्कुल बुझे बुझे से नजर आए और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं कर सके कि एक खिलाड़ी या दो खिलाड़ी को डॉज देते और फिर ओपनिंग बनाते, स्पेस बनता, वो चीज नजर नहीं आई और बिल्कुल बुझे बुझे से नजर आए। देखिए आप जितने भी बड़े प्लेयर हो, लेकिन जब एज आपको हराती है तब आप उससे फाइट नहीं कर सकते। आप पूरी दुनिया को हरा सकते हो, लेकिन आप अपनी एज से कैसे, उस जिंदगी में इस चीज से फाइट नहीं कर सकते। तो 41 ईयर्स एज, मेरे ख्याल से रोनाल्डो फैंस बुरा भी मानेंगे अगर मैं ये बात कहूंगा, मेरे ख्याल से रोनाल्डो को आखिरी टाइम में खेलना चाहिए था, 20 मिनट्स 30 मिनट्स, जिसमें वो अपना मेन एफर्ट करते, गोल निकाल के देते। जहां इनको मेन लैकिंग थी, जिस चीज की जरूरत थी, वो इनको करके देते। लेकिन उनकी प्लानिंग वही है कि रोनाल्डो को बाहर नहीं बिठाना। तो अगर आप पिछला मैच देखेंगे उसमें जीते 80 मिनट्स में रोनाल्डो सब हुए, तो जो उनका चेंज आया उसने 90 मिनट्स में आके गोल कर दिया। सो मेरे ख्याल से ये जो गलती ये भी है कि एक प्लेयर को आपने कंटिन्यूस खिलाना, सो ये भी पुर्तगाल के लिए बड़ा नुकसान देता। अच्छा, दूसरी तरफ बेल्जियम ने जो है पहले हाफ बड़ा अच्छा खेला और यूएसए ने अच्छा मुकाबला किया, 2-1 लीड। दूसरे हाफ में बिल्कुल ही बेबस नजर आई यूएसए की टीम। बेल्जियम ने जिस अंदाज से सेनेगल से मैच खेला था, ऐसा लगा था यूएसए की टीम को टफ फाइट देगी, लेकिन बिल्कुल एकतरफा हो गया। लेकिन ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि उनका होम क्राउड, उनकी मतलब होम क्राउड और से अब बहुत तीनों फायदा होता होम है। कंट्री जो है बाहर हो चुकी है। मैक्सिको पहले हो गई थी, कनाडा से पहले हो गई थी और अब यूएसए भी। ऐसा ही कि बेल्जियम जिस तरीके से शुरू में ही डोमिनेट किया, लेकिन बेल्जियम अगर आप जो भी देखें, बेल्जियम ने जो भी गोल किया वो डिफेंसिवली एरर से किया। ऐसा नहीं था कि उनने कोई सेट पीसेस किए। यूएसए ने जहां जहां गलती करी वहां पे बेल्जियम जो एक बड़ी टीम है, उन्होंने ये साबित किया कि नॉकआउट मैचेस कैसे खेलते हैं, एक्सपीरियंस बताया उन्होंने। तो जहां जहां गलती उनको मिलती वहां वहां गोल किया। फिर तीसरा गोल अगर आप देखेंगे वो तो कीपर ने खुद ही उनको दे दिया, बहुत बड़ा मिस्टेक थी, कीपर ने मिस्टेक की, बिल्कुल। डिफेंडर से भी मिस्टेक हुई। ऐसा ही है। तो वहां पे वो जो बिल्कुल गेम बेल्जियम जो फिनिश कर गई, और एंड में रोमेलो लुकाकू जिस चीज के लिए मशहूर है, वो बिल्कुल सही उन्होंने कहा आपने। अपना बिल्कुल आखिरी कील जो थी वो ठोक के मैच को बिल्कुल ही खत्म कर दिया उन्होंने। बिल्कुल सही किया। इकबाल अहमद सालाज़ई साहब, आप पहले बंदे हैं जो कि पाकिस्तान से एडमिनिस्ट्रेटर वर्ल्ड ड्राफ्ट एंड चेकर्स के अंदर हुए, और इसके अलावा कई अचीवमेंट है आपकी। इस खेल को लेके पाकिस्तान में डेवलपमेंट करना और लेके आना, आप बाहर भी अभी गए थे, कई मुल्कों के दौरे कर चुके हैं, थाईलैंड भी जा चुके हैं, ऑनलाइन भी इसका वर्ल्ड कप कई करा चुके हैं, ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। ये खेल पाकिस्तान में किस तरह से जो है वो तरक्की के मानज़िर जो है वो तय कर रहा है, और इस खेल को आप किस तरह देख रहे हैं मुस्तकबिल में? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बताऊं कि जब 2015 में हमने इसका क़याम किया, पाकिस्तान चेकर ड्राफ्ट एसोसिएशन का, तो इसी वजह से क़याम अमल में आया कि मैंने देखा यहाँ पे ड्राफ्ट प्लेयर्स तो थे और लोकल एरियाज़ में ड्राफ्ट खेला भी जा रहा था टूर्नामेंट्स की शक्ल में, लेकिन मुनज़्ज़म नहीं थे और सिर्फ एक इलाके की सतह पर था सिलसिला। सही। तो उसकी कमी मैंने महसूस करी बहुत शिद्दत से, तो फिर इसका क़याम अमल में लाया हम, और फिर सफ़र चलता रहा। और आज जाके मैं आपको सारा बताऊं मुख्तसर अल्फाजों में जी, कि जहां कराची के लोगों को, जो प्लेयर्स थे, दूसरा शहर वाले नहीं जानते थे, एक रियाज जैसे मलिक के प्लेयर्स को कोरंगी वाले नहीं जानते थे, आज हमारे प्लेयर्स को पूरी दुनिया जानती है। ये एक अचीवमेंट है हमारी, और ये बहुत लंबी कहानी है। हमने सबको मुनज़्ज़म किया, नेशनल चैम्पियनशिप का इनेकाद किया, 2017 में पहली नेशनल चैम्पियनशिप करी इसकी। अच्छा। इस तरह हम हर साल करते हैं और 9 हम कर चुके हैं, और अभी इस साल दिसंबर में हमारी 10वीं नेशनल चैंपियनशिप। तमाम डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स इसमें शिरकत करते हैं? जी, सब इसमें शिरकत करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, कहते हुए फख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान का एक इलाका है लियारी, जहाँ फुटबॉलर बड़े। जी हाँ, ये वो बेहतरीन इलाका है जहाँ पे पैसा बनने से पहले से ड्रॉप खेला जा रहा है। अच्छा, ये माइंड गेम होता है और लियारी में आपने बताया माइंड में जबरदस्त खेला जाता है। लियारी में बहुत टैलेंट है, मतलब फिजिकल भी बहुत अच्छे हैं, फुटबॉल के हवाले से खेलें और बॉक्सिंग वगैरह करते हैं, साथ में माइंड स्पोर्ट्स में ड्राफ्ट में बहुत आगे हैं, और इनका जो लेवल है किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर से कम नहीं है। मैंने उनको बहुत करीब से देखा है और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं के। तो इन्होंने पैसा बनने से पहले ड्राफ्ट यहाँ पे लेकर आए अंग्रेजों के दौर में, जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था जी। और लेकिन वही बात है कि ये लोकल सतह पे चल रहा था मामला। अब हम इनका चैंपियनशिप कराते हैं,
हमारे पास जो अच्छे प्लेयर्स आते हैं वो लियारी के बहुत अच्छे प्लेयर्स और कोरंगी के हैं, मलिर के हैं, और बाकी अच्छे प्लेयर्स कश्मीर में बहुत हैं। पंजाब ड्राफ्ट के- और चेकर्स ये मुख्तलिफ गेम है या एक ही गेम है? असल में पाकिस्तान में इसको हम ड्राफ्ट्स कहते हैं, जो आमतौर पे लोग कहते हैं ड्राफ्ट्स के नाम से कहा जाता है, जबकि अमेरिका में इसी खेल को चेकर्स कहा जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे ये चेकर्स के नाम से मशहूर है। नहीं, अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो ड्राफ्ट ही कहेंगे। अच्छा, सिर्फ अमेरिका के अंदर checkers अमेरिका है। में इसको चेकर्स कहा जाता है, बाकी यूके वगैरह में ड्राफ्ट ही कहते हैं, हम भी इसको ड्राफ्ट कहते हैं। और लेकिन अमूमन इसके जबान को हम ड्राफ्ट कहा जाता है। यूरोप को भी आप मिला लें, लेकिन उसमें 18 किस्म के ड्राफ्ट्स हैं दुनिया में खेले जा रहे हैं। अच्छा, उनके वेरिएंट्स अलग हैं, उनके रूल्स अलग हैं। तो इसमें पाकिस्तानी जो हमारे हैं वो इंग्लैंड वाला खेलते हैं, यूके ड्राफ्ट कहते हैं, इंग्लिश ड्राफ्ट कहलाता है सही। जिसको चेकर कहते हैं, वो पाकिस्तान में खेला जाता है। और बाकी मैं यहाँ पर लेकर आया पहली दफा 10x10 ड्राफ्ट खिलाता है, ये यूरोप में खेला जाता है। अच्छा। ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्राफ्ट टूर्नामेंट होता है। 10x10 क्या 10x10 यानी कि इसमें पॉकेट ज्यादा होते हैं, अच्छा, इसमें पीसेस ज्यादा होती है, उसमें 12-12 पीसेस होती हैं, सही। इसमें आपके 20-20 पीसेस होती हैं। तो ये इसके रूल्स भी अलग हैं। तो ये इसको मैं लेकर आया पाकिस्तान में, और इसका मैंने पहला मुकाबला इससे लिया 2017 में थाईलैंड में। और अच्छा, जब मैं वहां पे गया तो मैंने भी नहीं खेला था इससे पहले, अच्छा। क्योंकि यहाँ पे बोर्ड भी नहीं था और यहाँ पे कोई हमारे सामने अपोनेंट था जिससे हम मुकाबला तो कर इस तरह सके। के खिलाड़ी थे नहीं जो उसको गिल हाँ, तो बहरहाल मैं वहां पे गया थाईलैंड में। मकसद मेरा था कि हम वहां से कुछ सीख कर आए, इंतजामी तौर पे भी, इसके रूल रेगुलेशन भी सारे। वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है? जी, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है, अच्छा, पूरी दुनिया में होती है अलग अलग। आपने खेली है वर्ल्ड चैंपियनशिप? वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा 2024 में नाम आया था वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा, वो इटली में हो रहा था, उनकी 100 साल तकरीब थी, बहुत बड़ा इवेंट था। उसमें एशिया से उन्होंने 2 लोगों को सिलेक्ट किया था, इसमें एक मैं था, एक खातून थी मेरे ख्याल तुर्कमेनिस्तान की। अच्छा, हम 2 को सिलेक्ट किया था उन्होंने, और इस तरह हर बड़े आजम से 2-2 प्लेयर्स लिए थे। लेकिन बस कुछ अल्लाह की बेहतरी होगी इसमें, मुझे वीज़ा नहीं मिला उस टाइम, अच्छा, क्योंकि वीज़ा का कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे इटली के, तो मैं नहीं जा सका। लेकिन उन्होंने ओलंपिक कमेटी से जो उनके मुल्क में इटली में, उनसे भी उन्होंने बात करवाई, एम्बेसी वालों की, काफ़ी रब्ता किया उन्होंने उनसे। तो बहरहाल मैं नहीं जा सका, वर्ल्ड कप का मेरा मिस हो गया। लेकिन मैंने एशियन चैंपियनशिप खेली है, चाइना में एशियन चैंपियनशिप खेली है, अभी रिसेंटली मैं ताशकंद में खेल कर आया हूँ। और ताशकंद में कई किस्म के ड्राफ्ट खेले गए, रशियन ड्राफ्ट खेला गया, ब्राजीलियन ड्राफ्ट खेला गया, और आपका 10x10 ड्राफ्ट खेला गया। अच्छा, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑनलाइन हो रही है, कोविड के बाद ऑनलाइन शुरू हुई, जी, जी, हाँ। तो इसके ऑर्गेनाइजर में आप शामिल हैं? जी, हाँ, बहुत अच्छी बात आपने दिलाई। 2017 में जो थाईलैंड में खेल कर आया, उसके बाद 2018 में एशियन चैंपियनशिप खेलने में चाइना गया, और 19-20 में जाके कोविड का मसला आ गया। जी, ठीक है ना, तो हमें बड़ा मसला हुआ, हमारा काम रुक चला गया। तो फिर हम इसमें ऑनलाइन की तरफ आ गए। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनलाइन टूर्नामेंट मैंने किए हैं, लगभग शुक्र है, एजाज पाकिस्तान के पास है। मैंने तकरीबन 1000 टूर्नामेंट कर दिए अब तक। 1000 1000 टूर्नामेंट करे, और सब के सब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं, अच्छा, और तमाम के तमाम टूर्नामेंट्स वर्ल्ड ड्राफ्ट फेडरेशन से एफिलेटेड हैं और रिकग्नाइज्ड हैं। इसमें पूरी दुनिया के प्लेयर्स खेलते हैं। हफ्ते में 5 टूर्नामेंट होते हैं हमारे, और वर्ल्ड कप हम करा चुके हैं इसके। अभी हमारा इसमें 6ठा वर्ल्ड कप होगा 19 जुलाई को, ऑनलाइन वर्ल्ड कप। तो इसका ऑर्गेनाइजर भी मैं हूँ और इसका फाउंडर भी मैं हूँ पाकिस्तान में। नाज़रीन, 1000 से जायद टूर्नामेंट करा चुके हैं इकबाल अहमद चलार ज़ई साहब। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इनकी दिलचस्पी है इस खेल से, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा भी ले चुके हैं, ऑर्गेनाइज भी कर चुके हैं। यहाँ हुआ एक ब्रेक का टाइम, और ब्रेक के बाद यही सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। फीफा वर्ल्ड कप में जो मैक्सिको और इंग्लैंड का मैच खेला गया बाबर, अमेजिंग मैच था, और कहा जाता है कि इस टूर्नामेंट की खूबसूरत तरीन और जबरदस्त ड्रामाई अंदाज से इनका रिजल्ट आया। मैक्सिको की टीम होस्ट नेशन भी थी और जबरदस्त खेलता। इंग्लैंड की टीम के कप्तान और उनकी पूरी टीम ने एक टीम वर्क दिखाया यहाँ पर, और बताया कि वो कुछ करके जाएंगे। देखिए, सिर्फ ये नहीं कि वो होस्ट थे, और अगर आप उनकी स्ट्रीक देखें तो कुछ 4000 कुछ
4,500 मेरे ख्याल से दिन थे, जी। उस स्टेडियम में वो मैच नहीं हारे थे। तो यानी इतनी लॉन्ग स्ट्रीक को वो चलते हुए आ रहे थे कि इतने दिनों से वो वहां पे मैच नहीं हारे, और उस स्ट्रीक को तोड़ना इंग्लैंड ने आके तोड़ा। बाकी इंग्लैंड के बारे में अब पहले डे 1 से हर कोई जानता है कि इंग्लैंड की जितनी स्ट्रॉन्ग टीम थी, वो एक मेन कंटेंडर है वर्ल्ड कप जीतने के, इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी टीम थी। लेकिन सबसे जो कमाल बात थी कि वो 10 प्लेयरों के साथ खेले, एक रेड कार्ड भी हो गया, सही कहा। 57 मिनट या 58 मिनट में उनको रेड कार्ड होता है। उसके बाद वो पूरा मैच जो है 10 प्लेयरों से खेले, और 10 प्लेयरों के बाद भी उन्होंने गोल किया है। मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल रुक गए हो कि नहीं भाई खत्म हो गया, 10 प्लेयर है। हालांकि एक प्लेयर कम हो जाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, और इतनी देर सर्वाइव करना और उसके बाद फिर एक और गोल भी करना, तो ये बताता है कि इंग्लैंड कितनी स्ट्रांग टीम है और किस डिसिप्लिन की टीम है, या मेंटली तौर पे कितने स्ट्रांग है कि उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा कि उस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है, क्या हो रहा है। उनको बस ये पता है कि ये हमारी टीम है, हमने मिलके खेलना और हमने गोल निकालना है। और लेकिन इंग्लैंड के उस मैच की वजह से थोड़ा सा जो उनके लिए डिसएडवांटेज हुआ, वो अगले मैच के लिए जो इनका नॉर्वे से होगा, क्वार्टर फाइनल होगा, इनका एक प्लेयर रेड कार्ड हुआ है जो नेक्स्ट मैच नहीं खेलेगा, और साथ में जो इनका स्टार प्लेयर बेलिंगम है वो भी नेक्स्ट मैच नहीं खेल सकता। 2 गोल किए, उससे 2 गोल किए उस मैच में, लेकिन उसको सेकंड येलो कार्ड हो गया कंसेक्यूटिव। अच्छा। तो इसकी वजह से वो नेक्स्ट मैच भी नहीं खेल सकता। तो इनका जो नॉर्वे का मैच होगा वो अब इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बेलिंगम एंड हैरी केन ये इनके मेन टॉप स्टार्स हैं जो इनके लिए गोल करके दे रहे थे या गोल बना के दे रहे थे। सो अब इनको आगे के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी इस वजह से। अच्छा, एक दफा फिर लियारी के लोग अफसुर्दा हो गए, और पूरे पाकिस्तान में ब्राजील के चाहने वाले बहुत थे, और अगर सिंध गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत ब्राजील के मतलब फैन थे उसमें। लेकिन नेमार को बिल्कुल आखिर में इंट्रोड्यूस कराना, और नेमार ने पेनल्टी किक पे गोल भी किया। इससे पहले एक पेनल्टी किक मिस करना कितने महंगी साबित हुई ब्राजील को। कि ब्राजील के हारने पे तो दुख मेरे को भी साथ साथ हुआ है जैसे पूरा पाकिस्तान को है। मतलब ब्राजील एक ऐसी टीम है, वो हर एक 5 दफा की चैंपियन साइड है। बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि यार मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ, ब्राजील को पसंद नहीं करता। मतलब आप अर्जेंटीना पे कर सकते हो, पुर्तगाल, फ्रांस में कर सकते हो, लेकिन ब्राजील हर एक की ही फेवरेट होती है, जिस तरीके की वो क्वालिटी की टीम थी। लेकिन मेरे ख्याल से जो हर एक को ही जो बुरा लगा वो मेन ये लगा कि आपके पास नेमार जैसा एक प्लेयर है जिसके बारे में कोच कह रहे हैं कि वो 90 मिनट्स खेल सकता है। जब वो 90 मिनट्स खेल सकता है तो आपने उसको बेंच ही बिठाए रखा। नॉकआउट स्टेज का अहम मैच है। बिल्कुल, मतलब नेमार जैसी क्वालिटी का प्लेयर अगर आपके पास बाहर बैठा रहेगा तो आपकी टीम यही डिजर्व करती है। और नेमार ने जो लास्ट पेनल्टी मारी उसमें आके उसने ये साबित किया, उसने बताया कि भाई मैं कौन हूं, मैं किस लेवल का प्लेयर हूं। तो मेरे ख्याल से कोच की ये थोड़ी सी गलती थी। मेरे ख्याल से नेमार को मिनट ज्यादा मिलने चाहिए थे, तो वो मैजिक ले आते, वो डिफरेंस ले आते उस मैच के अंदर। बाकी शुरू में जो पेनल्टी मिस होना, वहां पे मैच बिल्कुल चेंज हो गया। उस वक्त तक आप देखेंगे कि ब्राजील किस टेम्पो से खेल रही थी, लेकिन उस पेनल्टी के बाद नॉर्वे का रिदम वापसी आ गया। नॉर्वे वापसी आ गई कि उनको पता था कि भाई अब कुछ भी हो सकता है, कि हमारे कीपर ने स्टैंड दे दी। और सिर्फ वो नहीं, अब एक उनमें जो है एक अपनी तरफ ओन गोल हो जाता वो, जो कीपर ने लास्ट मोमेंट में सेव किया। मतलब वो भी एक ये था कि उनका कीपर इस चीज में था कि भाई गोल खाना ही नहीं है, ये मैच हम जीत नॉर्वे के गोलकीपर ने आउटस्टैंडिंग गोलकीपर, उनके कद, उनकी हाइट भी काफी इनको करामत साबित। हालांकि आप ये देखेंगे कि उनके खुद के प्लेयर, आप हालैंड के अगर इंटरव्यू सुनेंगे, हालैंड की जो बात सुनेंगे, हालैंड का खुद को यकीन नहीं आ रहा था कि हमने ब्राजील को हरा दिया। यानी वो एक्सपेक्ट करके ही नहीं आए थे कि इतनी बड़ी टीम है, वो ये फाइट देने के लिए आए थे। जैसे कैपो वर्डे जो है फाइट देने के लिए आई थी, तो वो फाइट देने के लिए आए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका रिदम बढ़ता गया, जिस तरीके से वो खेलते गए उनको ये समझ में आ गई भाई नहीं, हम डोमिनेट कर सकते हैं। फिर हालैंड की फिनिशिंग, अच्छा, हालैंड की जब गोल करने के बाद उनका कोई रिएक्शन देखते हैं कि हम दूसरे खिलाड़ियों को देखते हैं कि वो काफी दूर तक भागते हैं खुशी में, वो बिल्कुल कूल डाउन रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, और ऐसा लगता है उन्होंने कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल जिस तरीके से हालैंड को देख सेलिब्रेशन ऐसी होती है, बिल्कुल उनके गोल्स जितने हो गए, और ऐसा लगता है उनके लिए बहुत इजी है गोल करना। तो मेरे ख्याल से उनके लिए इस चीज का इतना हो नहीं रहा कि उनको मसला नहीं है गोल करने में। लेकिन हाँ, ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि नॉर्वे जैसी टीम, यानी कोई भी नहीं सोच रहा था कि वो क्वार्टर फाइनल्स में आएंगे, उस टीम को वो क्वार्टर फाइनल में ले आए, तो उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मेरे ख्याल से उनका खुद का भी ये ड्रीम नहीं रहा होगा कभी कि वो ब्राजील को हरा के क्वार्टर फाइनल्स में आएंगे। सो बिल्कुल ही वहां पे सारा कुछ चेंज हो जाता है जिस तरीके से आती है। और अब वर्ल्ड कप हमें ये बता रहा है कि हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे आज अर्जेंटीना का मैच होगा, तो हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसमें क्या हो जाएगा। बिल्कुल, अभी बात करेंगे आगे क्वार्टर फाइनल स्टेज की। इकबाल अहमद सलादी साहब, स्कूल लेवल पे कितना इंपॉर्टेंट है ये चेस, ड्रॉप और चेकर्स, और जिस अंदाज से ये माइंड गेम है बच्चों की नशोनुमा के लिए और उनकी तरबियत के लिए। चाइना में तो ये गेम, ये खेल पढ़ाया जाता है। जी बिल्कुल। तो आप समझते हैं, आप स्कूल में भी ये खेल को परवान चढ़ा रहे हैं, वहां पर भी जाके कुछ इवेंट करवा रहे हैं? जी जी जी, मैं 2018 में जब चाइना गया तो वहाँ के स्कूल का मैंने विजिट किया, तो उन्होंने ज़ाती तौर पे मुझे प्रिंसिपल बनाया इस खेल का। और वो जो स्कूल था वहाँ का शहर एक्जिमटाई, वहाँ पे बच्चों को ड्राफ्ट की तरबियत दी जाती है। यानी कि तकरीबन 5000 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनको तरबियत दी जाती है, और
बहुत अच्छे यानी बुक्स हैं वहाँ पे, ये सब मैंने वहाँ पे देखा। आने के बाद फिर हमने पाकिस्तान में सिंध का मैंने विजिट किया, मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया, पंजाब के बहुत से स्कूलों में मैं गया, फैसलाबाद के स्कूलों में गया, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग किया हमने बच्चों को इसके लिए, और छोटे छोटे टूर्नामेंट्स भी करवाएं। और कराची में तो हम इस पर बहुत काम कर रहे हैं, चूँकि हमें ज़्यादा हम यहीं पर ही होते हैं तो ज़्यादा यहीं पर ही काम होता है हमारा, तो बच्चों का इसमें आना बहुत ज़रूरी है। चूँकि हम जिस्मानी तौर पे तो एक्सरसाइज कर लेते हैं कुछ ना कुछ तरीके से, ये स्कूल में करा दी जाती है, लेकिन माइंड स्पोर्ट्स हमारे स्कूल में नहीं है और ना दिमाग की कोई एक्सरसाइज हो रही है। तो एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि दिमाग को इस्तेमाल किया जाए, और ये हर माइंड स्पोर्ट्स खेलना चाहिए इंसान को। और मोबाइल से अमूमन लोग खेलते हैं, उसकी आई साइड भी वीक होती है, जो अच्छा नहीं है जहन के लिए। तो हम इस पर बहुत काम कर रहे हैं। हमारी चैंपियनशिप में 6 साल से बच्चे भी खेलते हैं और 10 साल के बच्चे भी खेलती हैं, और बच्चे भी खेलते हैं, औरतें भी, यानी कि 6 से 60 साल 80 साल तक के लोग इसमें खेलते हैं, और तकरीबन 100 के करीब प्लेयर्स इसमें हिस्सा लेते हैं हर साल, और बड़ा इवेंट होता है ये सालाना। तो हम इस पर बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा, आप ऑर्गेनाइजर भी हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हो रही है, तो उसमें अगर कोई लोग इसमें शिरकत करना चाहें कराची से या पूरे पाकिस्तान से, रजिस्ट्रेशन का क्या तरीकेकार है? सबसे पहले तो उसको नेशनल चैंपियनशिप खेलना होगी। अच्छा, ठीक है, नेशनल चैंपियनशिप खेलेंगे, वो अपना उनके साथ मुकाबला होगा मुकामी खिलाड़ियों का, या हमारे सिटीज़ के जो मुख्तलिफ खिलाड़ी हैं। हमारे 2023 की जो नेशनल चैंपियनशिप थी उसमें कश्मीर से खिलाड़ी आते हैं हमारे पास। नेशनल चैंपियनशिप कराची में होती है? जी, कराची में होती है। अच्छा, तो कश्मीर से भी लोग प्लेयर्स में आते हैं खेलने के लिए, तो उनसे मुकाबला करें और फिर उस पर सेलेक्ट करते हैं जो एयर खिलाड़ी होते हैं, फिर उनको नॉमिनेशन में डालते हैं। अभी सितंबर में स्कॉटलैंड में वर्ल्ड क्वालिफाई टूर्नामेंट हो रहा है, तो हमें 2-3 दिन में उनके नाम भेजना है वहाँ पे, यहाँ पे जो बेहतर खिलाड़ी हों, ताकि पाकिस्तान की इज्जत की बात है, हम अच्छे से अच्छे खिलाड़ी भेजना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान का ऊंचा नाम हो, रोशन नाम हो। अच्छा, आपको क्या लगता है ये खेल जो है वो हुकूमती सतह पे अगर रहनुमाई हो, सरपरस्ती हो, तो ये खेल कितनी जल्दी जो है वो तरक्की कर सकता है? और पहले हम घरों में शतरंज खेलते थे, ड्रॉफ खेलते थे, लीडो खेलते थे, तो इस खेल को अगर हम प्रोफेशनल अंदाज से खेलें माइंड गेम के लिहाज से, तो उसको क्या इकदाम उठाने चाहिए? सरपरस्ती अगर है हुकूमत की या कोई प्राइवेट सेक्टर की? सबसे पहले तो ये है कि उनको स्कूल में थोड़ा राइज करना चाहिए। कुछ स्कूलों में ज़रूर राइज करें, तमाम में ना करें, हर एरिया में एक स्कूल को राइज करें इस स्पोर्ट्स को। अब बहुत से स्कूलों में जूडो कराटे वगैरह भी खेला जाता है और कुछ और स्पोर्ट्स भी खेला जाता है। इस स्पोर्ट्स को उनको एक अहमियत जारी करें कि इसको खेल को राइज करें। और एकेडमी, सबसे अहम चीज़ है एकेडमी है। एकेडमी होगी तो हम वहाँ पे लोगों को बुलाएंगे और उनको मुफ्त तालीम देंगे ताकि उनका माइंड स्पोर्ट्स की तरफ रगबत भी हो और उनकी एजुकेशन भी अच्छी हो और इस खेल का नाम ऊँचा हो। अच्छा, बाबर आपसे बात करेंगे। अर्जेंटीना और इजिप्ट के दरमियान मैच खेला जाएगा। मोहम्मद साले निगाहों का मरकज होंगे और दूसरी तरफ मैसी की तो पूरी टीम जो है वो जबरदस्त अंदाज से अब तक पार्टिसिपेट कर रही है। अर्जेंटीना की जब टीम खेलती है तो ऐसा लगता है कि फुटबॉल देखने वाले जो है वो एक ऑटोमेटिक एक एनर्जी आ जाती है। ये मैच कैसा देख रहे हैं? और पता है आपको इजिप्ट की टीम जो है वो इस वक्त अपने कैरियर के बेहतरीन अंदाज का खेल की पेश कर रही है। मोहम्मद साले की क़यादत में जो अंदाज है, तो अर्जेंटीना की टीम को मुश्किलात पैदा करेगी। देखिए, मैं मेसी फैन हूँ। मेरे लिए मेसी जो है गोट है। मेरे लिए उससे बेहतरीन प्लेयर कोई फुटबॉल में है नहीं। लेकिन अगर आप एस टीम बात करेंगे तो अर्जेंटीना लास्ट मैच अगर आप देखेंगे तो मैं वैसी बात कर रहा था तो मैंने यार हमारे ना अर्जेंटीना का जो डिफेंस है ना वो थोड़ा सा वीक है, वो गैप दे देता है। तो जो लास्ट मैच था कैप वर्डे ने वो बता दिया कि हाँ गैप है, हमें मिल रहे हैं, और उनने इस चीज को अवेल भी किया। बाकी अगर इजिप्ट को देखेंगे तो इजिप्ट भी सेम तरीके से खेलती है। इजिप्ट भी काउंटर अटैक्स पे खेलती है। इजिप्ट मोस्टली मैच वो डिफेंस ही करेगी। उनके कीपर और उनका डिफेंस जो है मेन, अगर वो स्ट्रांग खेलेंगे तो अर्जेंटीना के लिए मुश्किल होगी। वरना अगर वो गैप दे देंगे और मेसी जैसे प्लेयर को, जिस लेवल का वो प्लेयर है, तो मेरे ख्याल से इजिप्ट कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उनके काउंटर अटैक्स जो है वो बहुत डेंजरस हैं। जिस तरीके के मोहम्मद सलाह को वैसे भी इजिप्शियन मेसी कहा जाता है, सो वो उस तरीके के अटैक करेगा, उस तरीके के काउंटर्स अगर मिलते हैं तो मेरे ख्याल से अर्जेंटीना के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी इस चीज में। अच्छा, गोल्डन बूट के लिए भी जो है बड़ी जंग चल रही है। मैसी के इस मैच में ये नजर भी रखी जाएगी मैसी 1 गोल करें या 2 गोल करें, एम्पापे से आगे निकल जाएं। ये जंग पिछले वर्ल्ड कप में भी चली थी और ये इन्हीं दोनों खिलाड़ियों के दरमियान ये जंग चली है। लेकिन इस बार ये पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि 3-4 प्लेयर जो हैं वो सेम किस्म की फाइट में। अगर आप मेसी, एम्बापे, हालैंड फिलहाल तीनों के 7-7 गोल हैं, लेकिन हैरी केन भी इनको पुश कर रहे हैं पीछे से। तो ये पहला वर्ल्ड कप है जिसमें इतने प्लेयर कंटेंडर हैं।
बहुत ज्यादा करीब है। अभी एम्बापे क्योंकि 2 असिस्ट है उनके, तो वो पहले नंबर पे, मेसी दूसरे नंबर पे। लेकिन ये कि आज का मैच जो है, मेसी है मेरे ख्याल से वो अपनी जो है बर्तरी को और अपने गोल्डन बूट को पक्का करने के लिए जाएंगे और गोल करके जो है पहले नंबर पे आ जाएंगे। बाकी ये फाइट इससे पहले कभी नहीं देखी गई कि इतने प्लेयर जो है गोल्डन बूट के लिए फाइट कर रहे हो। स्विट्जरलैंड, कोलंबिया की टीम ज्यादा मुझे स्ट्रांग नजर आ रही है। नहीं, ये वाहिद मैं कहूंगा कि फिक्सचर है जो बराबर है। इसके अलावा आप जो भी देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं ऑन पेपर अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई आपको स्ट्रांग लग रही थी, बाकी ग्राउंड के अंदर आके तो सब कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन ये वाहिद मैच है जो दोनों टीमें बराबर है। अगर कोलंबिया की स्किल्स हैं तो स्विट्जरलैंड जो है एरियल बॉल पे बहुत अच्छी है वो, सो थोड़ी स्ट्रांग भी है डिफेंसिवली। तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा कंपटीशन होगा देखने का, और बहुत क्लोज मैच रहेगा ये। मेरे ख्याल से 1 गोल का मार्जिन आएगा, या मुझे लगता है शायद ये पेनल्टी पे जाए। साउथ अमेरिका की एक ही टीम रह गई है, अर्जेंटीना, जबकि 5 यूरोपियन टीम जो है वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। स्विट्जरलैंड अगर जीती है तो वो एक और यूरोपियन टीम हो जाएगी। तो अब मुकाबला जो है यूरोप और एक तनहा साउथ अमेरिका की अर्जेंटीना की टीम के, ये मुकाबला भी बड़ा सख्त है। यूरोप और अर्जेंटीना एक वो मुल्क है जो साउथ अमेरिका की नुमाइंदगी कर रहा है, ब्राजील भी कर चुका है। ये वर्ल्ड कप कहाँ जाता है नजर आ रहा है, यूरोप या साउथ अमेरिका? नहीं, आप ये वाली चीज तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो कोलंबिया भी है, कोलंबिया भी फाइट करेगी। कोलंबिया, अगर मैं कह रहा हूं अगर कोलंबिया आती है तो दूसरी टीम दोनों में से एक जाएगी। बिल्कुल, ये है कि अगर कोलंबिया आ जाती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, सेमीफाइनल में एक साउथ अमेरिकन जाएगी और शायद एक अफ्रीकन, मोरक्को अगर वहां से क्वालिफाई करती है। लेकिन मोरक्को फ्रांस भी वो एक बहुत ही ऐसा मतलब सबसे बेस्ट फिक्सचर मेरे ख्याल से क्वार्टर फाइनल कहा जाता है कि अगर फ्रांस को कोई टीम फाइनल से पहले हरा सकती है तो वो मराकश की टीम है। बिल्कुल बिल्कुल, वो वाहिद टीम है जो उनको फाइट दे सकती है जिस तरीके से वो खेल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल फ्रांस एंड अर्जेंटीना, मुझे ऐसा लगता है कि इनका फाइनल होगा और साउथ अमेरिकन डोमिनेट कर जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है अर्जेंटीना। अच्छा, ये हिस्ट्री रही है। 1986 में अर्जेंटीना फाइनल खेलती है, जीतती है, फिर 90 में फाइनल में पहुंचती है, फिर हार जाती है। फिर जर्मनी की टीम 2 दफा लगातार फाइनल खेलती है, जीतती है, हारती है। फिर फ्रांस की टीम 2018 में फाइनल जीतती है, फिर 2022 में हार जाती है। एक टीम फाइनल वाली जैसी होती है वो अगली वर्ल्ड कप में फाइनल में होती है। तो इस दफा अर्जेंटीना और फ्रांस में से ऐसा लगा कोई एक टीम फाइनल में होगी। लेकिन देखिए आप मेसी के बारे में जो भी ये कहता है कि मेसी ये नहीं कर पा रहा, या मेसी ने ये नहीं किया, या इससे पहले ये नहीं हुआ, तो अब पिछला जितना टाइम देखिए वो सारा कुछ होता जा रहा है, मेसी वो सब कुछ करता जा रहा है। तो इसी उम्मीद में कि अर्जेंटीना जो है 2 टाइम मतलब डबल वर्ल्ड चैंपियन हो जाएगी। तो वो जो चला आ रहा है कि कोई भी लगातार वर्ल्ड कप नहीं जीता, तो मेरे ख्याल से अर्जेंटीना जो है इस बारी वो स्ट्रिक तोड़ेगा और शायद डबल वर्ल्ड चैंपियन हो जाएगा। और लग रहा है कि इस बार वो दुनिया के वाहिद खिलाड़ी होंगे वर्ल्ड कप से रुखसत होने वाले मेसी, जो 2 दफा वर्ल्ड चैंपियनशिप फीफा वर्ल्ड कप का ताज अपने सर सजाएंगे। ये सब बताएंगे जब वर्ल्ड कप का फाइनल होगा। यहाँ हुआ प्रोग्राम में एक ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वर्ल्ड ड्राफ्ट एंड चेकर्स एसोसिएशन के अहम रुकन और पाकिस्तान ड्राफ्ट एचएस के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी खुशकिस्मती है इकबाल अहमद शालजई साहब। क्या समझते हैं आप इस खेल को और इसकी तरक्की के लिए ग्रास रूट लेवल पे किस तरह अंदाज से काम किया जा सकता है कि ये खेल तेजी के साथ परवान चढ़े? सबसे अहम तो यही कि हमारे जो बच्चों के वालिदैन हैं उनको चाहिए कि इस खेल की तरफ रग़बत दिलाएं अपने बच्चों को। उससे जो मोबाइल पे बच्चे आजकल ज़्यादा टाइम देते हैं उससे बच सकते हैं। और ये बहुत छोटी जगह पे खेला जाता है, इसके लिए ग्राउंड नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ग्राउंड नहीं चाहिए आपको, और 2 आदमियों के 2 बच्चों के दरमियान में खेला जा सकता है। सही, तो बहुत अच्छा है, छोटी जगह पे बैठ के आराम से आप घर में खेल सकते हैं। जो खिलाना चाहिए उनकी एजुकेशन के लिए भी ज़रूरी है, उनकी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, दिमागी नशोनुमा के लिए, और बाकी स्कूलों में इसको राइज करना चाहिए। तो और हमारे जो टूर्नामेंट्स होते हैं हम तो पेरेंट्स को कहते हैं कि आप भी आइए और आप भी साथ खेलें, ताकि आपको शौक होगा तो आप बच्चों को भी शौक पैदा कराएंगे। सही। तो एकेडमी सबसे अहम है, इसका एकेडमी एक अहम किस तरह वजूद में आ सकता है? कोई प्राइवेट सेक्टर या कोई प्राइवेट इदारा या हुकूमत की सरपरस्ती हो? जी, हुकूमत की सरपरस्ती हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से अपनी मदद आपकी दे दी हम इसको कायम करें।
और हुकूमत हमारा साथ दे तो ये बहुत अच्छा होगा हमारा। तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं कि हम एकेडमी कायम करें और उसमें बच्चे भी खेलें आके, और जो प्रॉपर जगह नहीं मिलती लोगों को खेलने की, अभी हमने क्लब बनाए हुए हैं, कुछ हमारे क्लब्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। मलिर में क्लब्स हैं हमारे, कोरंगी में क्लब्स हैं, लियारी में है, माड़ीपुर में है, बाकी पंजाब में भी क्लब्स चल रहे हैं, कश्मीर में भी कई क्लब्स हैं। तो काम इस पर हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं इस पर एक बड़ी एकेडमी बने, उसे बाकायदा इसमें बाहर के हम लोग बुलाएं जो इसके कोच वगैरह हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, ग्रैंड मास्टर्स हैं, और उनसे हम उनको सिखाएं उनके ज़रिए कि किस तरह आप इंटरनेशनल लेवल पे आगे जा सकते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। अच्छा, आप पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रहे हैं जी जी। और वो कौन लोग हैं बाहर जो ये गेम को परवान चढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, उन्होंने किस तरह काम किया, कुछ नाम बताएं उनके, ताकि पता चले कि लोगों को कि वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है और इसकी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में काम कर रही है। इसकी एक है वर्ल्ड ड्राफ्ट चेकर फेडरेशन है, WCDF के नाम से, अमेरिका में इसका हेड ऑफिस है, और एक है एस्टोनिया में हेड ऑफिस है इस टाइम उसका, पहले हॉलैंड में था, ज्यादातर हॉलैंड में रहता है। इन फेडरेशन से राब्ते हैं आपके? जी, सबके राब्ते, हम सबके मेंबर हैं, दोनों के मेंबर हैं। अभी मेरी मुलाकात भी हुई थी ताशकंद में, वर्ल्ड ड्राफ्ट फेडरेशन के जो FMJD कहलाता है, FMJD कहलाता है, तो उनके प्रेसिडेंट से मेरी मुलाकात भी हुई थी। उनके प्रेसिडेंट जो है साबिक वजीर भी हैं एस्टोनिया के, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और इस सिलसिले में हमारी काफ़ी बातचीत हुई, उन पर मीटिंग हुई हमारी। तो इस पे असल में वो इवेंट्स कराते रहते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में कराते हैं, और अभी कुवैत में है, दिसंबर में इस इवेंट है, हमारा बड़ा इवेंट है, और अगले साल हमारी 80 ईयर्स हो जाएंगे FMJD को, 80 साल तकरीब है, एक बड़ा इवेंट है, उसमें लोग जाते हैं। तो हमारी भी कोशिश है कि इसी तरह के इवेंट्स हम भी कराएं, और हम अपने तौर पे 23 मार्च को, 14 अगस्त को, जो भी नेशनल डेज आते हैं हम उसे इवेंट करते हैं, और पाकिस्तान के लिए जो भी हो सकता है आपके तौर पे कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत को हमारी सरपरस्ती करनी चाहिए, तो और प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए। बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं जो 3 क्वार्टर फाइनल खेले जाएंगे। 10 तारीख को पहला क्वार्टर फाइनल होगा फ्रांस और मराकश के दरमियान, अफ्रीकन कंट्री और यूरोप कंट्री के दरमियान अहम मैच है, बहुत ही ज़बरदस्त सनसनीखेज मैच होने की तवक्को है। यहाँ से जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में जाएगी। कहा जा रहा है कि अगर फ्रांस को कोई टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर कर सकती है तो वो मराकश की टीम है। बहुत स्टार खिलाड़ी हैं, तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, एक अच्छा कम्बिनेशन नजर आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अगर आप किसी भी अफ्रीकन कंट्री के बारे में बात करेंगे या एशियन कंट्री के बारे में बात करेंगे, वो नॉर्मली अपना जो या तो काउंटर अटैक्स पे खेल रही होती थी या तो वो सिर्फ डिफेंस कर रही थी कि डिफेंस रहा है, कोई एक चांस मिल गया तो गोल हो गया। लेकिन मोरक्को को अगर आप देखते हैं, मोरक्को प्रॉपर गेम को डोमिनेट करता है, उनका मिडफील्ड खेलता है, उनके सेट पीसेस है, उनका बिल्डअप प्ले है, तो यानी वो बिल्कुल वही फुटबॉल खेलता है जो फुटबॉल जो खूबसूरत नजर आता है, फुटबॉल जो देखने में आपको मजा आएगा फुटबॉल। तो ये मैच मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप का ऐसा मैच होगा जो हर देखने वाले को मजा आएगा, चाहे वो किसी को भी सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन वो ये मैच देखेगा और इस मैच से जीते भी कोई भी, चाहे मोरक्को जीते या फ्रांस जीते, लेकिन ये फुटबॉल एक तरीके से जीतेगा क्योंकि बहुत खूबसूरत फुटबॉल होगा। 2018 में मराकश ने क्वार्टर फाइनल जीत के सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया था। यह तारीख अपने आप को दोहराने जा रही है? उस वक्त थोड़ा सा लगता है, उस वक्त भी फ्रांस ने ही रोका था इनको। जी, कितने % चांस हैं आप फ्रांस के इस मैच में? देखिए, फ्रांस तो एक ऐसी टीम है जिसका डे 1 से सबको पता है कि वो 80-90% जो है वो फाइनल खेलेगी, लेकिन मोरक्को जिस तरीके से खेलती हुई आ रही है, मैं ये कहूंगा कि ये मैच 50-50 है। मेरे ख्याल से कोई भी इस मैच में जीत सकता है, और मैं चाहता ये हूं कि ये जो है मोरक्को जीते, क्योंकि वो पहली बार ऐसा होगा कि कोई अफ्रीकन कंट्री जो है फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए 90% कंटेंडर बन जाएगी अगर वो फ्रांस को हराती है तो मैं यही चाहूंगा कि मोरक्को जीते ताकि कुछ नए विनर्स आए, हमें भी कुछ नए विनर्स देखने को मिले वर्ल्ड कप में। 11 जुलाई को यूरोपियन चैंपियन स्पेन का मुकाबला होगा बेल्जियम से, और स्पेन के बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन 4 साल से वो कोई मैच नहीं हारी है, और बराबर जरूर खेला है उसने, और तकरीबन कई अरसा हो गया उसको शिकस्त उसने देखी नहीं है। बेल्जियम के खिलाफ उसका क्वार्टर फाइनल है। सब यही कह रहे हैं कि इस दफा 2010 के बाद स्पेन की टीम जो खेल रही है वो शायद तारीख दोहराने जा रही है, लेकिन कुछ ना कुछ करके दिखाएगी जरूर। देखिए, बेल्जियम को आप कभी भी इसलिए आउट नहीं कर सकते क्योंकि आप बेल्जियम के जितने मैचेस देखें, बेल्जियम 2 गोल खाता है, उसके फिर आता है 2 गोल मारता है, तीसरा मारता है, जीत के चला जाता है। आप बेल्जियम के किसी भी वर्ल्ड कप में देखें, यानी आप पिछले वर्ल्ड कप भी देखें, अच्छा करता है, कमबैक बहुत अच्छा करता है। और दूसरा, ये शुरू के 60-70 मिनट तो कोई भी इनको डोमिनेट करता है, फिर इनके रोमेलो लुकाकू आते हैं, वो गेम को चेंज कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से बेल्जियम के पास एक ये एज लाजमी है कि वो किसी भी मैच के आखिरी सेकंड तक फाइट करते रहते हैं, जबकि आप दूसरी कोई भी टीम देखेंगे कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, वो फाउल करने लग जाती है, वो कार्ड्स लेने लग जाती है, लेकिन बेल्जियम जो है अपने डिसिप्लिन में रहता है और लास्ट सेकंड तक फाइट करता है, जो उनकी क्वालिटी। और मेरे ख्याल से
आप ये नहीं कह सकते कि स्पेन जीत जाएगा या स्पेन 2010 को दोहराएगा, क्योंकि अब बेल्जियम हारने के लिए नहीं आई हुई, वो आप जितने उनके बेहतरीन कमबैक रहे किसी और टीम के वर्ल्ड कप में नहीं है। यामीन जमाल के बारे में क्या कहते हैं, वो भी बड़े खतरनाक फॉरवर्ड है। लमीन यमाल मेरे ख्याल से जितना एक्सपेक्ट किया गया है, मुझे नहीं लगता कि उस खेल तरीके से वो दिखाई खेल नहीं। पाए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जाहिर है हर कोई जो है ना प्लान करके आता है। तो मेरे ख्याल से अब यमाल को जब भी देखेंगे, दो प्लेयर हर वक्त उनको जो है ना टैकल करने के लिए, कल के मैच में वो दिखे, लेकिन इसके अलावा आप जितने भी मैचेस देखेंगे, जो एक्सपेक्टेशन उनसे ना, मतलब उनसे एक्सपेक्टेशन रही होती है, जैसे हैरी केन अपनी टीम के लिए, बेलिंगम कर रहे हैं, मेसी कर रहे हैं, या विनिशियस कर रहे थे, या हॉलैंड कर रहे हैं, उनसे वही एक्सपेक्टेशन है। लेकिन ये कि वो उन एक्सपेक्टेशन पे अब तक आए नहीं है, लेकिन क्या पता जो है क्वार्टर फाइनल जो है बिल्कुल चेंज कर दे कि लमीन यमाल जो जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो नजर आ जाए। 12 जुलाई को इंग्लैंड की टीम यूरोप की एक बहुत बड़ी टीम है, नॉर्वे की टीम से मुकाबला करेगी। इस दफा केन और हॉलैंड के दरमियान मुकाबला, तो उनके भी दोनों के 7-7 गोल हैं। तो आपने पहले प्रोग्राम में बताया था कि किंग ने कहा था कि मेरा बूट चोरी हो गया, लेकिन मैं वर्ल्ड कप से गोल्डन बूट लेके जाऊंगा। बिल्कुल, वो इस फाइट के लिए बिल्कुल रेडी है कि उनको गोल्डन बूट चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये कि जैसे नॉर्वे जो अपसेट इतना बड़ा अपसेट कर चुकी है, अब उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया। जब वो ब्राजील को हरा चुके हैं, वो किसी को भी हरा सकते हैं, तो वो उसी कॉन्फिडेंस से आएंगे और इंग्लैंड को हराने के लिए आएंगे। एक ब्लो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि बेलिंगम जो है वो अगला मैच नहीं खेल सकते, जो मेन स्टार उनके अटैकिंग मिडफील्डर, जिनकी वजह से जो है बहुत सारे चांसेस, क्योंकि वो मिडफील्ड ही खोल देते थे, अटैक में आगे जा रहे हैं। तो एक ब्लो उनका ये हुआ कि उनके ना होने से बड़ा फर्क पड़ेगा इंग्लैंड को, और मैच बहुत अच्छा जाएगा। चौथा क्वार्टर फाइनल आप अभी तो बाकी है, अब प्री क्वार्टर है, लेकिन आप कौन सी दो टीमों को देख रहे हैं? अर्जेंटीना, इजिप्ट और स्विट्जरलैंड, कोलंबिया के बाद दो टीमें कौन सी होंगी? मेरे हिसाब से जो चौथा क्वार्टर फाइनल होगा, अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड होगा, ये मुझे लगता है। क्योंकि अर्जेंटीना तो मैं कभी उनको सोच ही नहीं सकता कि नहीं, वो मेरी टीम है, मेसी खेल रहे हैं उसके अंदर। लेकिन एक स्विट्जरलैंड जिस तरीके की फिजिकल टीम है, मुझे नहीं लगता कि कोलंबियन क्वालिटी उनके सामने इतनी दिख पाएगी। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो चौथा क्वार्टर फाइनल होगा वो अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड होगा। अच्छा इकबाल साहब, आप आखिर में क्या कहेंगे कि जिस अंदाज से फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तरफ से आप भी मैचेस देख रहे होंगे, क्वार्टर फाइनल की जंग शुरू हो चुकी है। जिस तरह आप माइंड गेम की बात करें, तो फिजिकल गेम में सबसे जो मुश्किल खेल है और सबसे मशहूर खेल है, वो सबसे ज्यादा खेला जाता है और सबसे ज्यादा निगाहों का मरकज होता है, फुटबॉल है। तो इस खेल को किस तरह देख रहे हैं कि जिस तरह फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आप किस टीम को ज्यादा फेवरेट करार दे रहे हैं? आप ब्राजील तो बाहर हो चुका है, अब अर्जेंटीना बचा है, फ्रांस बचा है, जर्मनी भी बाहर हो चुका है। जिस तरह ब्राजील से प्यार है पाकिस्तान के बहुत से लोगों को, वो पूरी दुनिया को, तो उसके बाद अर्जेंटीना ही आता है। सही। तो अर्जेंटीना को जीतना चाहिए मेरे हिसाब से, और यहाँ पे काफ़ी उसके फैन है पाकिस्तान में, बड़ी तादाद में। तो अब मुझे देखें, अंदाज़ा है कि इस सिलसिले में अर्जेंटीना आगे आ सकती है, अभी मौका है उसके पास। बिल्कुल सही कहा, अर्जेंटीना के पास मौका भी है और दस्तूर भी है और मैसी भी है, और यकीन तौर पर मैसी वो करके दिखाएंगे तो शाकीन फुटबॉल के लिए एक बहुत अरसे तक जो है वो यादगार रखा जाएगा। लेकिन अभी बड़े मरहले बाकी हैं, अभी प्री क्वार्टर फाइनल है, फिर क्वार्टर फाइनल है, फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल की दौड़ शुरू होगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और जिंदगी ने वफाफ की तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कल जरूर हाजिर होंगे। जब तक के लिए देखते रहें विनस स्पोर्ट्स।